हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपने भी ट्राई किए होंगे, तो मैं आपको मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। कई क्वेश्चन मैं साथ पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं उसको बस आपको हिंट कर दूँगा। आप उसके बाद मतलब अंत तक ले जाऊँगा, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। ठीक है, हमको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है जिनका मास जो है टोटल किसके बराबर हो, 1 ग्राम के बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ। उल्टा इन द सेंस कि 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1/9.1 इंटू 10⁻28, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 1/9.1 इंटू 10⁻28 या 10/9.1 इंटू 10⁻27। ठीक है, आप इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए। ओके, ठीक। सेकेंड पार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इसको आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी किया होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आपको मास पता करना है। तो अभी मैंने लिखा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, अब इसको खुद से आप ट्राई करिएगा। दूसरा पार्ट है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻31 सॉरी 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आता है? 96,500 कूलाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फैरेड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, मतलब 2.1 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। दूसरे पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मेथेन। ठीक है, तो ये आपका मेथेन है, CH4। ठीक, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो एक CH4 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो 1 मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, फाइंड A टोटल नंबर एंड B टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14। ठीक है, तो सबसे पहले तो C14 में न्यूट्रॉन कितने? तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 - 6 कितने आ गए? 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब इनका अब आपके पास कितना है? 7 मिलीग्राम C14 है। ठीक है, तो 7 मिलीग्राम में कार्बन के कितने एटम होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई Na, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 10⁻³ मिलीग्राम में है तो ये ग्राम में हो गया, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका, मास कितना है इसका 14 मल्टीप्लाइड बाई Na, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 2 हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ Na, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 0.5 × 8 × 10⁻³ Na, तो ये हो जाएगा 8 5 = 40, तो 4 × 10⁻³ Na। तो ये आपका क्या आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पे मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन दे रखा है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ × 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.675 × 10⁻27 kg, ठीक है। तो आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, क्लियर। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, फाइंड ए टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 एट STP, ठीक है। तो 34 मिलीग्राम है, तो सबसे पहले तो NH3 का मास बताइए आप। NH3 का मास कितना हो जाएगा 14 + 3 कितना आ गया है 17, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 34 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 17, तो ये कितना आ जाएगा 2 Na, तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ Na, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल में किसके बारे में बताना होगा, प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन में नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1, तो 3 हाइड्रोजन है, टोटल कितने प्रोटॉन होंगे 10 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 2 × 10⁻³ × 10 × Na, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻² Na, ठीक है। मास निकालना है, तो मास तो पता ही है 1.672 होता है, ठीक है। तो ये जगह 2 × 10⁻² × 6.022 × 10⁻23, तो ये टोटल प्रोटॉन्स हो गए। अब इसमें एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1.672 × 10⁻27 kg, ठीक। तो ये आ गया उसका क्या मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो आई होप इसको आप सॉल्व कर लेंगे या कर लिए होंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, ठीक। तो आपके पास क्या है C6 13 O8 16 Mg का 12 है 24 है, आयरन का 26 है और 56 है, और क्या है Sr का यानी स्ट्रॉन्सियम का 38 है और 88, ठीक है। तो क्या पता करना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 6 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन क्या होता है A - Z, न्यूट्रॉन क्या होता है A - Z, 13 - 6 7 आएगा, यहाँ पे 8 8, यहाँ पे 12 12, ये कितना हो जाएगा 26 30, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा ये 38 और 88 - 30 कितना आ जाएगा ये 50, ठीक है। तो ये आएगा, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A, ठीक है। मास दे रखा है और Z दे रखा है, तो ये तो बहुत आसान है ना। तो मान लीजिए एटम का सिंबल X है, तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं ऐसे,
ठीक है। सेकंड वाले का लिखना है, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, x 92 233, ठीक है। और z जो है वो क्या हो जाएगा 4 और 9, ठीक है। या फिर आप सिंबल भी लिख सकते हैं ना, जैसे पहला वाला जो है वो क्लोरीन का है, दूसरा वाला जो है वो यूरेनियम का है, और तीसरा वाला जो है वो बेरिलियम का है, ठीक है। तो क्लोरीन आप 1735 लिख सकते हैं, यूरेनियम 92 233 लिख सकते हैं, बेरिलियम का 4 और 9 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी v एंड वेवलेंथ वेव नंबर न्यू बार ऑफ द येलो लाइट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्म, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाई लैम्डा। c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा कितना है 580 नैनोमीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कितना हो जाएगा 10⁻17। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3000 × 10⁻14/580, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर ये होता है 1/λ। तो ये कितना हो जाएगा 1/580 × 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर ऊपर जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/580 × 10⁻⁹ मीटर इन्वर्स। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000/580 × 10⁻6 मीटर इन्वर्स, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। 6 पे आते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, ठीक है। तो पहले केस में आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, दूसरे केस में आपको वेवलेंथ दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी के केस में फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hν, ठीक है। h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 3 × 10⁻15 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से पर सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी एनर्जी आएगी किस में आएगी, जूल में आएगी। दूसरे में आपको कितना, दूसरे में आपको वेवलेंथ दे रखा है एंगस्ट्रॉम में। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लगाते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू क्या होता है 12400/λ इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा 12400/0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो इसको मैं 1/2 भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज दिस, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड वो बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगा 1 टाइम पीरियड के। तो अगर आपको टाइम पीरियड दिया गया है तो आप फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁻10, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻+10 जाएगा 10/2 × 10⁻9। तो ये कितना आ जाएगा 5 × 10⁻9, ठीक है। तो अब ये आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई, क्या पता चल गई आपको, फ्रीक्वेंसी पता चल गई। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेवलेंथ कितना हो जाएगा c/ν, यानी कि 3 × 10⁸8/5 × 10⁻9, ठीक है। और जो भी क्वांटिटी आएगी वो उसको हम लोग इन्वर्स कर देंगे, क्या हमको मिल जाएगा वेव नंबर, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है 8। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 4000 पिकोमीटर दे रखा है। तो 4000
पिकोमीटर यानी कि 10 की पावर -12 पिकोमीटर। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इसके यानी कि 40 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 40 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो कितना होता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आपके पास कई फोटोन हो, तो उस केस में क्या होता है n इंटू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपको जूल में निकालना हो तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 96 किलो जूल से। ठीक है, या फिर आप उससे नहीं करिए, आप जूल में ही कन्वर्ट कर दिए, तो 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, वो होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है 1 जूल, तो 1 जूल इक्वल टू n इंटू 12400 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 4 से हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 310। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 310 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मैं एंगस्ट्रॉम में बदल लेता हूँ, ये जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 4000, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये जाएगा 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है, और उसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो आप निकाल ही लेंगे, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा 12400 अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसको निकालेंगे तो किस में आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना दिया गया है 12400 अपॉन 4000 माइनस 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 3 1। ठीक, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 3.1। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 0 - 3 7। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा आपका 9 - 1 8 और ये। ठीक है, तो 0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब इसको आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी लिए हम लोग वही तो थर्ड पार्ट है, हमको वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है हाफ mv²। तो हाफ इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर, एनर्जी कितनी है 0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -19 जूल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है हमारा v², इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा
V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिफ्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम। ठीक है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो इतने रेडिएशन की फोटोन इतने वेवलेंथ की फोटोन अगर हम लोग गिरा रहे हैं तो जस्ट आयनाइज हो रहा है, यानी कि जस्ट आयनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी होगी फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ये हो जाएगा कितना 12400 अपॉन 242 242 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फोटोन की एनर्जी होगी ये जस्ट इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर रही है, मतलब इसकी एनर्जी जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, आयनाइजेशन एनर्जी के, या यूँ बोलें कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के। ठीक है, तो वही उसका आयनाइजेशन एनर्जी है, वही उसका वर्क फंक्शन है। तो आपको मिल गया आयनाइजेशन एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको इसी को किलो जूल में निकालना है ना, पूछा है ना किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा इसके क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 96 किलो जूल पर मोल से, या आप कन्वेंशनल मेथड से जाइए। कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और फिर उसमें आप मोल का मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद यही क्वांटिटी आएगी ऊपर वाली। ठीक, तो आपको मिल जाएगा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 2.11 पे। A 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 25 वाट बल्ब ना, तो इस जो वाट होता है वो पावर की यूनिट होती है, और पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम इन सेकेंड। तो यहाँ पे तो हम लोग एनर्जी के टर्म में ट्रीट करते हैं। ठीक है, टाइम के टर्म में तो पावर के टर्म में तो करते नहीं हैं। जितने फार्मूले हमको पता है सब हमको एनर्जी के पता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे पर सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि टाइम हमको कितना लेना है, 1 सेकंड। तो पावर कितना है 25 और टाइम कितना है 1 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 25 जूल। 1 सेकंड में 25 जूल एनर्जी निकल रही। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि ई टी इक्वल टू कितना है, n इंटू 12400 अपॉन कितना हो जाएगा ये, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी, उसको जूल में कन्वर्ट करने कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए आपको, 25 जूल। ठीक है, और n की वैल्यू हमको पता करनी है, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, नंबर ऑफ़ क्वांटा पता करना है, तो 12400 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.57 माइक्रोमीटर, हो जाएगा 0.57 इंटू 10⁻⁻6। तो -10 कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10⁴ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5700 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5700 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 5700 एंगस्ट्रॉम। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, तो अब यहाँ से आप आसानी से n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2.12, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ ज़ीरो वेलोसिटी फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800। मतलब ज़ीरो वेलोसिटी से निकल रहे हैं, इसका मतलब जस्ट बाहर निकल रहे हैं, तो उसका वर्क फंक्शन जो होगा वो बराबर होगा किसके, 12400 अपॉन 6800 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब उसको वर्क फंक्शन मिल गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो ये बराबर हो जाएगा किसके, एच न्यू नॉट के, और वर्क फंक्शन तो निकाल ही लिया हम लोग। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको आप एच से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड न्यू नॉट। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो वर्क फंक्शन मिल गया, और फिर उसमें आप एच का डिवाइड कर देंगे तब वो क्या मिल जाएगा, न्यू नॉट मिल जाएगा। क्लियर, गुड। नेक्स्ट 13, what is the wavelength of light emitted when electron in hydrogen atom undergoes transition from energy level 4 to energy level n equal to 2। तो हमको वेवलेंथ का तो फॉर्मूला नहीं पता है, हमको वेव नंबर का फॉर्मूला पता है। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1.1 इंटू 10⁻7 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये पर मीटर में आता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, क्या आता है ये 1.1 इंटू 10⁻7 1/4 माइनस 1/16, ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻7 4 माइनस 3 3/16। ठीक है, तो ये आपका वेव नंबर आ गया। तो वेव लेंथ कितना आ जाएगा, वेव लेंथ क्या होगा 1 अपॉन वेव नंबर, तो ये कितना हो जाएगा वेव नंबर 16/1.1 इंटू 10⁻7 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 5 जा 15 पॉइंट 3 3 जा 9 5.3, यानी कि 5.3/1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, आ गया ये वेव नंबर, सॉरी वेव लेंथ। पहले आपको वेव नंबर मिला, फिर आपको क्या मिला, वेव लेंथ मिल गया। ठीक, नेक्स्ट नंबर 14। ठीक है, इसमें क्या है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एच एटम इफ़ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इक्वल टू 5 ऑर्बिट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अगर 5वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो आयनाइज करना मतलब कहाँ ले जाना है, n इक्वल टू इन्फिनिटी में। ठीक है, तो डेल्टा E इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 1 स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। कितना आएगा ये 13.6/25। ठीक है, अगला पार्ट है कंपेयर योर आंसर विथ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एच एटम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर वो पहले में होता तब कितना एनर्जी लगता, तब लगता 13.6 इंटू 1 स्क्वायर, कितना आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी कब लग रही है, जब वो पहले ऑर्बिट में था, 5वें ऑर्बिट में था, तब उसमें तब क्या होगा, कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, हो जाएगा 6 माइनस 1 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 5 3 जा 15। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी आपको, 15। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट है 16। ठीक, 16 में क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस। ठीक है, व्हाट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, पहले ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, तो फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी।
ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, अगर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर आप जूल में लिखेंगे तो ये फार्मूला होता है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो पाँचवें ऑर्बिट में पूछा गया है, पाँचवें ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है, जूल, ये आएगा आपको। ठीक। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी आसान है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा 0.529 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम। ठीक। ये तो ये हो गया 16। नेक्स्ट आते हैं 17 पे। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन निकालना है किस में, बामर सीरीज में। तो एल जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा कब, जब डेल्टा ई जो होगा वो मिनिमम होगा ना, क्योंकि डेल्टा ई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के, या वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा ई के। तो बामर सीरीज में डेल्टा ई जो है वो मिनिमम तब होता है जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है। जो पहली लाइन होती है उसमें डेल्टा ई मिनिमम होता है और लैम्डा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 7, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर पर मीटर। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 लैम्डा मैक्स, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 7, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा ये 9 - 4 5/36। ठीक है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/5 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर 7। तो ये कितना हो जाएगा 36/5.5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है। आप इसको डिवाइड दे दीजिएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर में। क्लियर। ये नेक्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स required to shift the electron of hydrogen atom from first Bohr orbit to fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when electron returns to the ground state। ठीक है। तो कहाँ से कहाँ भेजना है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट में। तो जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अगर आपको जूल में लिखना होगा तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है। तो कहाँ से कहाँ ले जाना है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में। तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम ही है। ठीक है। और ये जगह 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा ये 24/5
25 जूल। ठीक, तो ये पूरा आप सॉल्व कर देंगे, आपको किस में एनर्जी मिल जाएगी, जूल में। फिर आपको बोला जा रहा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कितने मीटर की वेवलेंथ जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, डेल्टा ई इक्वल टू होता है एस सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी बाई डेल्टा ई। ठीक है, तो एच और सी का वैल्यू पता ही है, डेल्टा ई यहाँ से निकाल लेंगे, ले जाके इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक, या फिर डेल्टा या फिर वेवलेंथ का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं जो कि हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En इक्वल टू दिस, फॉर्मूला आपको दे रखा है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2 ऑर्बिट। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगेन सेकेंड ऑर्बिट से इनफाइनाइट में ले जा रहे हैं, तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जूल में निकालना है ना, जूल में निकालना है तो जूल में रखते हैं, जूल में निकालना है तो जूल में रखेंगे। 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर जूल, तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 4 जूल। ठीक है, और इसका वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 7, नहीं ये 1 बाई लैम्डा होगा। ठीक है, 10 की पावर 7 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0। लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में कितना हो जाएगा, ये 400/1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 20। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी दिस। ठीक है, तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया है और आपको उसका वेवलेंथ पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा हो जाएगा, डी ब्रॉगली वाला प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी कितना है, 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, 21, ये 20 था, 21 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस, काइनेटिक एनर्जी दिस। ठीक है, तो कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है, H/√2m के ई। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देंगे, लैम्डा किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक, 22 सोडियम प्लस है, के प्लस है, Mg2 प्लस है, Ca2 प्लस है, एस आर नहीं है, सल्फर 2 माइनस है, और Ar। इसमें पूछा गया है कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो सबके इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 18 होंगे, इसमें 10, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 18। ठीक है, तो सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, के प्लस, Ca2 प्लस, H2 माइनस और Ar जो है ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, 23। ठीक है, 23
राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस ना, H माइनस है, Na प्लस, O2 माइनस और F माइनस। ठीक है, तो H माइनस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एनायन का इलेक्ट्रॉन निकलते समय क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता? 1s1। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा? 1s2। ठीक है, सोडियम प्लस में क्या है कि सबसे पहले आप न्यूट्रल का लिख लिया करिए। जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है नियॉन 3s1। ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बचेगा? नियॉन का, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, O2 माइनस का ये भी वही हो जाएगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऐड कर दिए तो 1s2 2s2 2p6। F माइनस का भी वही हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1 2p3 3p5। ठीक है, ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, तो 3s के सबसे पहले ए में लिखते हैं, तो 3s 1 है, तो 3s के अंदर कौन होता है? 3s की नौबत तब आई होगी ना जब 2p भर गया होगा, और 2p की नौबत तब आई होगी जब 2s भर गया होगा, और 2s की नौबत तब आई होगी जब 1s भर गया होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 10 11, यानी कि ये कौन है? सोडियम। ठीक है, बी में देखते हैं 2p3। 2p3 पी में 3 इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब 2s भर गया होगा, जब 1s भर गया होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। कौन है ये? नाइट्रोजन। ठीक है, 3p5, 3p में तब आए होंगे इलेक्ट्रॉन जब 3s में भर गए होंगे, 2p में भर गए होंगे, 2s में भर गए होंगे और 1s में भर गए होंगे। 10 10 और 7 17। कौन है ये? क्लोरीन। ठीक, अब आते हैं तीसरे पे, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाई फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अगेन आ गया हीलियम और 2s1। तो हीलियम और 2s1 मतलब कौन हो गया? ये लिथियम। ठीक है, नियॉन और 3s2 3p3 ना, तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 10 और 5 15। 15 किसका होता है? फास्फोरस का। ठीक है, अगला है आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, आर्गन 4s2 3d1, तो आर्गन का 18 होता है, तो 18 और 3 21। कौन है ये? स्कैंडियम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 24 पे, व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो s p d f g। ठीक है, तो s का 0 है, p का 1, d का 2, f का 3, g का 4। ठीक है, तो g के लिए l की वैल्यू क्या है आपका? 4 है। ठीक, तो l की वैल्यू 4 कब हो सकती है? ठीक है, जब n की वैल्यू कम से कम, l की वैल्यू जो है वो हमेशा n से 1 कम होती है। ठीक है, जैसे अब l की वैल्यू आपको 4 चाहिए, तो कम से कम n की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन इसमें मिनिमम पूछ रखा है ना, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n कितना होगा? 5 होगा। 5 से कम वाले में नीचे आएंगे, जैसे n इक्वल टू अगर आप 4 लोगे तो इसमें l की वैल्यू 0 1 2 3 तक ही होगी। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट है 25, एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स is in one of the 3d orbitals, give the possible value of nl and ml for this electron। ठीक है, तो n तो आपका कितना हो गया? 3, l कितना हो गया? 2। अब ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि किस ऑर्बिटल में ये हमको नहीं पता। ठीक। 26 एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 29। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, तो 29 का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर्गन। ठीक है, आर्गन में 18 चला गया, 11 बचा, तो ये हो जाएगा 4s2। ठीक है, 3d9। लेकिन मैंने बताया था 3d9 कभी नहीं हो सकता है, जब भी 3d9 आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे, 4s से, और क्या बना लेगा 3d10, तो हो जाएगा 4s1 3d10। अगला है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज H2+ H2 एंड O2+। तो H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, O2+ में 16 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15। ठीक। 28 एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n = 3 ना, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। राइट व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L एंड ML। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1 और 2। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू क्या हो सकती है, 0 के लिए क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 के लिए -1 0 और +1 हो सकता है, 2 के लिए -2 -1 0 +1 और +2 हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ML एंड L ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D ऑर्बिटल। ठीक है, तो L की वैल्यू तो क्या होगी 2 होगी। ठीक है, ML की क्या वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। ठीक है, 1p पॉसिबल है क्या, नहीं, पहले में सिर्फ 1s होता है, 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 3f ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि 3f का मतलब क्या हो गया, l की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती, 3 से कम होगी। ठीक है, तो 1p भी पॉसिबल नहीं है और 3f भी पॉसिबल नहीं है। अगला है 29 यूजिंग SPD नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल ऑफ विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो n = 1 है, L = 0 1s, 3 1 मतलब 3p, 4 2 मतलब 4d, 4 3 मतलब 4f ना, 3 किसका होता है f का होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, तो देखिए n = 0 है, n = 0 नहीं हो सकता है कभी, क्यों, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, b देखते हैं, n = 1 L = 0 m = 0 m = -1, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, c है n = 1 L = 1, देखो ये गलत हो गया, n और L की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती, L की वैल्यू कभी n के बराबर या ज़्यादा नहीं हो सकती है। d में देखिए n = 2 L = 1 0 -1, ठीक है ना। c तो फिर गड़बड़ हो गया, n और L क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है, f में देखो 3 1 0 +1, ये पॉसिबल है। ठीक, अगला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ठीक है, n = 4 एंड m = -1। ठीक है, m = नहीं है, ms है ये, यानी स्पिन क्वांटम नंबर =-1। ठीक है, तो n = 4 होना चाहिए, मतलब वो किस ऑर्बिट में होगा, 4th ऑर्बिट में होगा। तो 4th ऑर्बिट में क्या हो सकता है, या तो 4s हो सकता है, या तो 4p हो सकता है, या 4d हो सकता है, या
4f हो सकता है, ठीक है। तो 4s में एक ऑर्बिटल है, 4p में 3 ऑर्बिटल हैं, 4d में 5 ऑर्बिटल हैं और 4f में 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, ठीक है। और माइनस हाफ, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाला हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ वाला वो हो सकता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ वाले हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले हो सकते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ वाले हो सकते हैं, ठीक है। फिर है n=3 एंड l=0, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए? 3s में। और 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, ठीक।